हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 14 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे मैंने इसका लिंक ऐड किया हुआ है, यहाँ पे आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं एंड इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु टॉप द मेडल टैली एट द फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो आपकी रांची झारखंड में हुई थी। ठीक है, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया ने यहाँ पे मेडल टैली जीती थी। सबसे ज्यादा मेडल इंडिया के थे एंड इसमें से 58 मेडल्स थे, जिसमें से 20 गोल्ड मेडल थे, 20 सिल्वर मेडल एंड 18 ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीते थे आपका साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में जो इंडिया में हुई थी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे कौन था? श्रीलंका था विद 40 मेडल्स एंड थर्ड पे नेपाल था विद 6 मेडल्स। ओके, नाउ ये 24 से 26 अक्टूबर 2025 को आपका हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची झारखंड में। ठीक है, इसे इनॉग्रेट किया था झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एंड इसका मैस्कॉट आपका था डालमा। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं एंड इट्स एंथम वाज जोहर झारखंड बारते हुनकार। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपकी न्यूज है, नीति आयोग ने 2 इनॉग्रल रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज किए थे रिगार्डिंग दी इंडियाज सर्विस सेक्टर। पहली रिपोर्ट आपकी थी इंडियाज सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम जीवीए ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनामिक्स। इस रिपोर्ट में फोकस किया गया था ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू इंडियाज इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे। ठीक है, इट स्टडीज हाउ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज जैसे आईटी हो गया, ट्रेड, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है ग्रॉस वैल्यू एडेड में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूटेड नियरली 55% ऑफ इंडियाज नेशनल जीवीए इन 2024-2025। वहीं पे ये आपका 51 कंट्रीब्यूट कर रहा था 2013-14 में। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका 2024-25 में 55% यहाँ पे जो है आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है। दैट मीन्स आपका 4% यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपकी रिपोर्ट जो नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई थी, इसका नाम है इंडिया सर्विस सेक्टर इनसाइट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स एंड स्टेट लेवल डायनेमिक्स। तो अभी हमने पहली वाली में क्या पढ़ा कि जो सर्विस सेक्टर है इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया की इकोनॉमी में। अब यहाँ पे बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट की सर्विस सेक्टर आपका कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में यहाँ पे बताया गया था। इट फोकसेस द रिपोर्ट फोकसेस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कफोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया सर्विस सेक्टर एंड ये एनालाइज करता है जॉब्स बाय सब सेक्टर, जेंडर, एजुकेशन लेवल, रीजन एंड ऑक्यूपेशन टाइप। ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट रोड मैप जो है वो यहाँ पे आपका प्रपोज किया गया है इस रिपोर्ट में फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पहला आपका है वर्कर फॉर्मलाइजेशन, कि यहाँ पे हम इनफॉर्मल जॉब्स को रिड्यूस करें, फॉर्मलाइजेशन यहाँ पे किया जाए जॉब्स में। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, कि हमारी मतलब स्किल अच्छे डेवलप किए यहाँ पे डेवलप किए जाएं ताकि जो हमारी मतलब जो आपकी जॉब है, ठीक है, उसमें हम और अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन अ ग्रीन इकोनॉमी, ये तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला पॉइंट है बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कि यहाँ पे हम अर्बन रूरल इनइक्वालिटी जो अभी आपकी है उसे हम कम करें। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे की पॉइंट्स हैं इन रिपोर्ट्स के, जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 2023-24 में 188 मिलियन नोट की गई है सर्विस सेक्टर में, मतलब इतने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय किया गया है। अबाउट 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स विच इज 30% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एंड लास्ट 6 ईयर में यहाँ पे 40 मिलियन जॉब्स ऐड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है उत्तर प्रदेश जो है ये हाईएस्ट सर्विस सेक्टर वर्कर आपके उत्तर प्रदेश से आते हैं 22.1 मिलियन। ठीक है, एंड इट इज अ 22.7% शेयर इंडिया की मतलब जो वर्कफोर्स है उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिला है सर्विस सेक्टर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ट्रेंड, सर्विसेज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, तो ये 26.9% आपका 2011-12 में था, अब ये 2023-24 में नोट किया गया है 29.7%। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है इसमें हमें जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्लो जो है ये देखने को मिली है, जैसे 22.1% ये 1992 में था। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो
आपका 92 से लेके 2022 में ये 31.0% हमें देखने को मिला है, यहाँ पे इंक्रीज हमें देखने को मिला है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। इंडिया शेयर इज अप्रोक्सीमेटली 31% ऑफ बिलो एवरेज बिलो ग्लोबल एवरेज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50% है, और इंडिया का कितना चल रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली 31% है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिवाइड इन सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हाई वैल्यू सर्विसेज हैं जैसे आईटी हो गया, फाइनेंस, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये आपके प्रोडक्टिव हैं एंड ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है मतलब एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो सबसे कम लोग यहाँ पे इन फील्ड से आपके इनको मतलब, या कह सकते हो यहाँ पे जो जॉब्स हैं, जॉब्स में जो लोग हैं वो कम हैं, जितने होने चाहिए उससे कम है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल सर्विसेज जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, जो हाईली इनफॉर्मल है उसमें सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया था। इसके अलावा अर्बन रूरल डिवाइड की बात करें तो रूरल सर्विसेज शेयर आपका कितना है, पहले ये आपका 2017-18 में 19.9% था, नाउ इट डिक्रीज टू 18.9% इन 2023-2024, ठीक है। इसके अलावा अर्बन शेयर की बात करें तो ये आपका 59.1% था 2017-18 में, अब इंक्रीज होकर 60.8% हो गया है 2023-24 में, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जेंडर गैप की बात करें तो मेल पार्टिसिपेशन जो है वो आपका बढ़ा है, पहले 32.8% पार्टिसिपेशन देखा गया था, अब ये 34.9% देखा गया है। फीमेल की बात करें तो ये कम हो गया है, पहले 25.2% था, अब ये डिक्रीज होकर 20.1% रह गया है, ठीक है। अर्बन की बात करें तो 61% मेंस है एंड 60% विमेन है इन दीज सर्विसेज, ठीक है। रूरल में 10.5% विमेन है एंड 24% मेन आपके यहाँ पे हैं, ठीक है। वेज गैप का आप सभी को पता है, विमेन्स को जो वेजेस हैं वो कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेन, और ये चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों में ये चीज डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनफॉर्मेलिटी इन सर्विसेज जॉब। तो इनफॉर्मेलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स जो हैं इन दी सर्विसेज सेक्टर दे रिमेन इनफॉर्मली एम्प्लॉयड, ठीक है। 55.7% सेल्फ एम्प्लॉयड है आपके, 29% रेगुलर वेज पे आपके काम करते हैं, 9.2% आपके हाउस होल्ड हेल्पर्स हैं एंड 6.1% कैजुअल लेबर्स आपके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे स्टेट लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट यहाँ पे जो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज है इसमें नाम आता है चंडीगढ़ का 77.9%, एंड देन इट इज फॉलोड बाय दिल्ली 71.0%, पुडुचेरी विद 59.6%, गोवा 59.1%, जिसमें मोस्ट सर्विस ड्रिवन लोग आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एज एंड स्किल्स की बात करें तो यूथ जो 15 से 29 साल के हैं दे अंडर रिप्रेजेंटेड ड्यू टू पुअर स्किल एंड वीक स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, वेयरएज ओल्डर वर्कर्स आपके आ जाते हैं 45 प्लस जो आपके रेगुलर जॉब्स हैं, एंड ये आपकी 10% थी, मतलब 55 से 59 की अगर बात करें तो ये आपका 10% पहले था, नाउ यहाँ पे इट टर्न टू 1% इन दी 65 प्लस ईयर्स, तो ये चीज आपकी यहाँ पे कम हो गई है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की बात करें तो यहाँ पे ये चीज इंप्रूव हुई है, कोविड से पहले 0.35% थी, अब ये 0.63% हमें देखने को मिली है, ठीक है। नाउ इस पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इंडियन स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन दी सर्विसेज सेक्टर इन 2023-2024। स्टेट वाइज बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है ये कंट्रीब्यूट इसने किया है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज आपके कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। नाउ नीति आयोग की बात करें जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था, वाइस चेयरपर्सन इसके हैं सुमन बेरी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका टॉपिक है नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो आपका नेशनल ब्लॉकचेन नेट फ्रेमवर्क जो है ये रिसेंटली न्यूज में था, इसको 2024 में लॉन्च किया गया था, 4 सितंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था विद अ सैंक्शन बजट आउटले ऑफ 64.76 करोड़, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये है क्या, इसे ऐसा समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी में जो
एक्सेस है, जो अथॉरिटी है, वो एक पर्सन पे ना होके, एक अथॉरिटी पे ना होके, जितने उस टेक्नोलॉजी में लिंक्ड आपके अथॉरिटीज हैं उन सभी के पास होगी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल कि एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, जिसका जैसे एक बैंक अकाउंट है और इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन 4 बंदे कर सकते हैं, ठीक है, पर्सन ए, पर्सन बी, सी एंड डी, ठीक है। तो ये जो बैंक अकाउंट है, इसके जो आपके पासवर्ड्स हैं, ठीक है, इसकी जो आईडी है, वो सब इन चारों के पास है। एक के पास ना होके इन चारों के पास है, ठीक है। और ये चारों एक आपकी नोटबुक जो है मेंटेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अगर ट्रांजैक्शन किया तो ये ट्रांजैक्शन जो है, इसकी जो डिटेल है, वो चारों के पास आएगी या चारों के पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। बी ने ट्रांजैक्शन किया तब भी आपके इन चारों के पास जो है इंफॉर्मेशन होगी। और यहाँ पे अगर कोई डेटा मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो वो सारा अलर्ट सभी के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फ्रॉड करने का कोई मतलब एक जो इश्यू चलता है ना फ्रॉड का, वो चीज यहाँ पे बहुत मिनिमल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से ब्लॉकचेन का काम है कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो सभी को पता है। और अगर यहाँ पे सभी को पता होंगी तो जैसे फॉर एग्जांपल ए ने अपना नॉमिनी चेंज किया, ठीक है, मतलब सॉरी, इस बैंक अकाउंट का नॉमिनी अगर ए ने चेंज किया तो वो डेटा जो है सभी के पास जाएगा। तो जब भी अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी तो यहाँ पे मिसमैच की सिचुएशन हो जाएगी और इससे पता चल जाएगा कि किसने यहाँ पे जो है धोखाधड़ी की है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपका ब्लॉकचेन का। तो ब्लॉकचेन क्या है? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन सिक्योर, इम्यूटेबल एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी हो रही है, ठीक है, किसने क्या काम किया वो सबको पता चल रहा है, ठीक है। सिक्योर भी है क्योंकि मैनिपुलेशन होगा तो सबको पता चल जाएगा, तो ये करने की हिम्मत कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो ये एक आपका डिसेंट्रलाइज जो है सिस्टम है जहां पे चीजें सबको पता चल रही हैं, ठीक है। नाउ दिस मेक्स अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये फायदा होगा। एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट नेशनल ब्लॉकचेन। अब बात करते हैं नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क के कोर कंपोनेंट की। पहला आता है आपका विश्वसनीय ब्लॉकचेन स्टैक, ठीक है। ये आपका एक इंडिजीनियस मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है which provide technical foundation for developing and deploying blockchain based governance application, ठीक है। ये आपका बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, वो है ये विश्वसनीय ब्लॉकचेन स्टैक। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ये ऑफर करेगा शेयर्ड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इजी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमें प्रोवाइड करेगा। इट ऑपरेट्स वाया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर डेटा सेंटर्स इन भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद फॉर स्केलेबिलिटी एंड रेसिलेंस। थर्ड आता है परमिशन लेयर, ये इंश्योर करेगा ओनली वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स कैन वैलिडेट ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो आपके वैलिडेट मतलब जो आपके वेरीफाइड पार्टिसिपेंट्स होंगे वही यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है it provides application programming interface and modules for authentication and data exchange, okay। नेक्स्ट इसका कंपोनेंट है NBF Lite, जो एक सैंडबॉक्स वर्जन है ब्लॉकचेन स्टैक का फॉर स्टार्टअप्स, फॉर एकेडमिया एंड फॉर रिसर्चर्स टू प्रोटोटाइप एप्लीकेशन इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रमाणिक। इट इज योर इनोवेटिव सॉल्यूशन जो यूज करेगा ब्लॉकचेन को वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिसिटी एंड सोर्स ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, प्रोटेक्टिंग यूजर्स फ्रॉम फ्रॉड, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रमाणिक, ठीक है। प्रमाणिक क्या कर रहा है? ये वेरीफाई करेगा आपके ऑथेंटिसिटी कि आप ऑथेंटिक है कि नहीं, आप सही है कि नहीं। वेरिफिकेशन बेसिकली कि वो आपकी चेक करेगा, आइडेंटिटी चेक करेगा, ठीक है, कि आप जो है एक तरह से सही बंदे हैं कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल, जो है यहाँ पे आपका इसका फोर्थ कंपोनेंट है, जो एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर आउटलाइनिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड सपोर्टिंग क्रॉस सेक्टर एडॉप्शन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस देखें तो सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट चेन ओवरकम करने के लिए फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स को एंड डिलेस को इन सर्विस डिलीवरी, NIC अडॉप्ट करेगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्ड करने के लिए सर्टिफिकेट चेन फॉर सिक्योर्ड स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है।
नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिक चेन। ये हमें सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ट्रैक करने के लिए मूवमेंट्स ऑफ गुड्स और रिसोर्सेज अक्रॉस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। देन आपका नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन का जुडिशरी चेन। यहाँ पे ये यूज करेगा एनहांस ट्रांसपेरेंसी एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज किया जाएगा फॉर एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ट्रस्ट के लिए, विद अ जस्टिस सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग सिक्योर इम्यूटेबल टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड ऑफ जुडिशियल डेटा, ठीक है। एंड लास्ट है इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसको यूज किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा इसको। द क्रिमिनल जस्टिस इकोसिस्टम ensuring a unified digital platform for case records, evidence and judicial document, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which Indian organization sign a joint venture and stakeholders agreement that is JV and SHA with Nepal Electricity Authority। तो इनमें से कौन सी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के साथ दो यहाँ पे मतलब जॉइंट वेंचर बेसिकली साइन किया है दो प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला आपका है इनारुवा नेपाल टू न्यू पूर्णिया इंडिया 400 किलोवाट लाइन, ठीक है। तो ये आपका है 400 किलोवाट डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इसका रूट की बात करें तो 26 किलोमीटर नेपाल में रहेगा, 109 किलोमीटर ये इंडिया में रहेगा, ठीक है। एम क्या है, स्ट्रेंथन करना है पावर एक्सचेंज इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। मतलब काम क्या है, एनहांस करना इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को बिटवीन दीज टू कंट्रीज, ओके। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आता है लमकी जो दोधारा नेपाल में है टू दी बरेली इंडिया। ये भी आपका 400 किलोवाट लाइन का रहेगा, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का, जिसमें 33 किलोमीटर का रूट नेपाल में रहेगा और 185 किलोमीटर का इंडिया में रहेगा, ठीक है। फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो 80% डेब्ट फाइनेंसिंग रहेगी, 20% इक्विटी फाइनेंसिंग इक्विटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। एंड ये आपका कंप्लीट किया जाएगा बाय दी 2030। इसका कंस्ट्रक्शन आपका 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दो जॉइंट वेंचर कंपनीज जिसे एस्टैब्लिश कर रही हैं अभी हमने पढ़ा, एक तो नेपाल की ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी हमारी पावर ग्रिड है, ठीक है। इनमें से एक जॉइंट वेंचर इंडिया में बनेगा, दूसरा आपका नेपाल में बनेगा, ठीक है। जो इंडियन वाला आपका जॉइंट वेंचर है, ठीक है, उसमें पावर ग्रिड का जो परसेंटेज है वो रहेगा 51% एंड 49 फॉर नेपाल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेपाली ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो आपका दूसरा वाला जॉइंट वेंचर है इसमें 51% नेपाली कंपनी का रहेगा एंड जो 49% है वो पावर ग्रिड का रहेगा। तो एक आपका इंडिया में जो है स्टैब्लिश किया जाएगा, दूसरा आपका नेपाल में स्टैब्लिश किया जाएगा, क्लियर है। Now next आपका क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस लॉन्च द स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड ऑल्सो कॉल्ड कोयला शक्ति टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी coordination and digital governance in a coal sector. Which organization developed this dashboard? तो recently हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस है इनके द्वारा रिलीज किया गया है कोयला शक्ति नाम का डैशबोर्ड। इस क्वेश्चन को आप जो है याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कोयला शक्ति का काम क्या रहेगा, ये मॉनिटर करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कैसा चल रहा है, ठीक है, और आपका मतलब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने की यहाँ पे बात की गई है कि जो काम है वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, इस वजह से ये डैशबोर्ड आपका लाया गया है। डिजिटली काम होगा तो आप जो है इसको इजीली देख पाओगे, राइट, कि क्या काम कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, ये सारी चीजें डिटेल आपको डिजिटली यहाँ पे गवर्नमेंट को मिलती रहेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि किसने इसको डेवलप किया है, तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको डेवलप किया गया है इस डैशबोर्ड को, ठीक है। अब जो डैशबोर्ड है क्या नाम है, कोयला शक्ति नाम है। इट इज पावर्ड बाय यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप द्वारा इसको इट इज पावर्ड बाय दिस यूलिप एंड डेवलपर कौन है, अभी हमने पढ़ा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इसका काम क्या है, ये प्रोवाइड करेगा रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स कोल सेक्टर का फॉर द कोल सेक्टर एंड ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करेगा, ट्रांसपेरेंसी कोऑर्डिनेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इसकी डेवलपर है। इसका नाम क्या है पोर्टल का, कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल, ठीक है।
इस पोर्टल का मेन एम है डिजिटाइज करना लैंड एक्विजिशन, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोसेस को फॉर द कोल प्रोजेक्ट, इंश्योर करना इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड कंपनसेशन फॉर ऑल अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स एंड सर्व करना यूनिफाइड डिजिटल डेटाबेस, लैंड रिकॉर्ड्स का रियल टाइम ट्रैकिंग करना, पेमेंट्स की एंड लैंड मैनेजमेंट की, और एनहांस करना इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड टू रिड्यूस प्रोसीजरल डिलेस। ओके, ये सारा इसका काम रहेगा। इसके अलावा जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने लॉन्च किया था 14th कॉमर्शियल कोल माइन ऑक्शन को, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोविजन एंड न्यू ब्लॉक्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द कोल सेक्टर। ठीक है, इसका काम क्या है, ये बूस्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एंड पार्टिसिपेशन इन इंडियाज कोल सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की, जिन्होंने कोयला शक्ति को डेवलप किया है। इसके एमडी एंड सीईओ है रजत कुमार सैनी, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट न्यूज आपकी है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया, इन्होंने पार्टनरशिप की है 3 स्टेट्स के साथ, 3 स्टेट्स के विलेजेस के साथ रोल आउट करने के लिए समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज। फिजिटल क्या है, फिजिकल प्लस डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट्स इन 3 स्टेट्स। तो रिसेंटली आपका टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, इन्होंने पार्टनरशिप की है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के विलेजेस के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि ये आपका इंप्लीमेंट कर सके समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, बाय कंबाइनिंग फिजिकल एंड डिजिटल सर्विसेज यूजिंग भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो अग्रीमेंट है ये किसने साइन किया है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के साथ ऑफ फ्रॉम अरी एंड उमरी विलेज फ्रॉम मध्य प्रदेश, आईनोवेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम चुरावाला उत्तर प्रदेश एंड कॉर्पस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम नरकोडुरु फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 3 विलेजेस के साथ, मतलब ये 3 विलेजेस के साथ ये अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है, इनके साथ ये अग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ है। ठीक है, अब एम क्या है, ट्रांसफॉर्म करना रूरल एरियाज को थ्रू इंटीग्रेटिंग फिजिकल एंड डिजिटल सर्विसेज, और ये पायलट प्रोजेक्ट आपका 2 साल चलेगा, 2 ईयर पर विलेज चलेगा। ठीक है, एंड ये यूज करेगा भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर एज कनेक्टिविटी बैकबोन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट होगा, यही 3 विलेजेस जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। ठीक है, इन यहाँ पे ये आपका इंप्लीमेंट किया जाएगा समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज। ठीक है, अग्रीमेंट इनके साथ साइन हुआ है, ये अभी हमने करे। ठीक है, हर एक विलेज जो है इट विल हैव अ समृद्धि केंद्रास एक्टिंग एज अ डिजिटल सर्विस हब। फाइन, इसके अलावा की सर्विसेज जो यहाँ पे समृद्धि केंद्रास ऑफर करेंगे, जैसे एजुकेशन एंड स्किलिंग में स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, AR VR बेस्ड लर्निंग होगी, डिजिटल स्किलिंग अलाइन विद द गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड सॉइल टेस्टिंग, ड्रोन सपोर्ट मिलेगा, डिजिटल इरिगेशन सिस्टम्स, ठीक है, ये इंक्लूडेड है इसमें। हेल्थ केयर में टेली कंसल्टेशन, हेल्थ ATMs, इमरजेंसी केयर, ई गवर्नेंस में सिटीजन सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट, ग्रीवियंस रीएड्रेसल एंड ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन में बात करें तो इंटीग्रेशन विद ONDC एंड डिजिटल मार्केट प्लेसेस, किसके लिए, लोकल स्टार्टअप्स के लिए एंड डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट्स के लिए। ठीक है, फिर कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी ये जो भारत नेट आपका है फाइबर टू दी होम, इसको स्ट्रेंथन करने में ये मदद करेगा एंड सेटअप करेगा विलेज एरिया नेटवर्क्स एंड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स। ठीक है, नाउ यहाँ इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका कर लेते हैं। रिसेंटली टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अग्रीमेंट साइन किया है किस चीज के लिए, रोल आउट करने के लिए समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विसेज पायलट प्रोजेक्ट्स इन विच विलेजेस। सो MP का अरी एंड उमरी है, नरकोदुरु फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड चूरावाला फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो ये 3 विलेजेस आपके रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान inaugurated the new vegetable and flower seed processing and packaging unit of National Seeds Corporation at a Pusa complex, New Delhi. What is the processing capacity of this new seed plant? तो जो नया सीड प्लांट है इसकी कैपेसिटी आपकी है 1 टन सीड पर आवर। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी अभी हमने डिस्कस कर ली एंड इसका फंक्शन क्या रहेगा, क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग सीड्स एफिशिएंटली। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या रहेंगे, मिनिमल वेस्टेज होगा, बेटर क्वालिटी कंट्रोल, इंप्रूव्ड सीड प्योरिटी, वायबिलिटी एंड जर्मिनेशन रेट्स। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे।
नेक्स्ट है इसके अलावा यहाँ पे वर्चुअली यूनियन मिनिस्टर ने 5 नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं वो आपके इनॉग्रेट किए थे। एक बरेली में है, दूसरा धारवाड़ कर्नाटका, हसन फ्रॉम कर्नाटका एंड सूरतगढ़ राजस्थान से एंड रायचूर फ्रॉम कर्नाटका। तो ये 5 जगहों पे 5 नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन इनॉग्रेट किए गए हैं। ठीक है, देन इनकी कंबाइंड कैपेसिटी आपकी 4 टन पर आवर की है। पर्पस क्या है? इंश्योर करना farmers across India to get high quality certified seeds to boost agricultural productivity। ठीक है, ये फीचर करेगा एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे कि ये यहाँ पे यूज की जाए एडवांस टेक्नोलॉजीज सीड प्रोसेसिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए एंड पैकेजिंग के लिए। एंड ही ऑल्सो लॉन्च सीड मैनेजमेंट 2.0 सिस्टम एंड एन ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स। ठीक है, अब यहाँ इससे क्या होगा, ये हमें ये बेसिकली हेल्प करेगा मॉनिटर करने में, प्लांट करने में और डिस्ट्रीब्यूट करने में क्वालिटी सीड्स को। ठीक है, ये इंप्रूव करेगा एफिशिएंसी इन अ सीड प्रोडक्शन, स्टोरेज एंड सप्लाई चेन अंडर दिस नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, ऑनलाइन सीड बुकिंग प्लेटफॉर्म क्या है, यहाँ पे इजी वे रहेगा परचेज करने का, मतलब फार्मर्स इजीली परचेज कर पाएंगे क्वालिटी, हाई क्वालिटी सीड्स को। ठीक है, डायरेक्ट बुकिंग और परचेज यहाँ पे आप कर सकते हो ऑफ अ सर्टिफाइड सीड्स। देन डिलीवरी जो है वो टाइमली आपके पास होगी, और जो पहले बिचौला यहाँ पे होता था वो भी अब हट जाएगा। ठीक है, जो पैसे खा के आपको बोलता था हाई क्वालिटी सीड दूंगा बट देता नहीं था, तो ये जो फ्रॉड वाली चीज होती थी वो भी नहीं होगी, और यहाँ पे अवेयरनेस जो है वो भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी। ठीक है, फार्मर्स की। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली जापान ने लॉन्च किया था न्यू अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट HTV-X1। किस चीज के लिए इसे लॉन्च किया गया था? डिलीवर करने के लिए कार्गो एंड सप्लाईज टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। व्हाट इज द मैक्सिमम कार्गो कैपेसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट? तो ये जो स्पेसक्राफ्ट था इसकी कैपेसिटी आपकी है 6000 kg की। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसे लॉन्च किया गया था तेनेगेशिमा स्पेस सेंटर से, which is located in the southern Japan, and it replaces the H2 transfer vehicle जिसे कोनोतोरी के नाम से भी जाना जाता है, which is a stroke, which is known as the stroke in a Japanese language, right? Now special features के क्या है? ये सप्लाई कर सकता है cold stored laboratory samples को। it can remain docked at the International Space Station for the 6 month एंड आफ्टर डॉकिंग ये परफॉर्म कर सकता है 3 मंथ इंडिपेंडेंट मिशन इन दी स्पेस। तो ये इसकी स्पेशलिटी है, स्पेशल फीचर्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन अ MOU विद रशियाज PJSC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन टू मैन्युफैक्चर द सुपरजेट 100 दैट इज SJ100 इन इंडिया। तो इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अग्रीमेंट साइन किया है रशिया की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, PJSC यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि SJ100 को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सके। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनका कोलैबोरेशन, इनका पार्टनरशिप हुआ है। ठीक है, नाउ SJ100 की बात करें तो इसका पुराना नाम है सुखोई सुपर जेट 100। टाइप क्या है? ट्विन इंजन रीजनल जेट है। कैपेसिटी इसकी रहेगी अप टू 103 पैसेंजर्स की, एंड इट्स रेंज इज 3530 किलोमीटर्स, डिजाइन फॉर द शॉर्ट हॉल रूट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम आपका हुआ था रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में, एंड ये हनोई वियतनाम में आपका हुआ था, राइट? अब इसे होस्ट किसने किया था? वियतनाम ने, इन कोलैबोरेशन विद UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इन दोनों की कोलैबोरेशन से ये हुआ था, और इसमें साइनिंग पीरियड आपका था 25 से 26 अक्टूबर 2025, एंड एक्सटेंडिंग साइनिंग पीरियड जो है ये आपका 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अब ये जो कन्वेंशन हुआ था इसका मेन एम क्या था कि हम एक यूनिवर्सल लीगल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करें, किस चीज के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंड प्रोसिक्यूट करने के लिए ऑनलाइन ऑफेंसेस को। ठीक है, ऑफेंसेस को, जैसे आपका रैंसमवेयर हो गया, फाइनेंशियल फ्रॉड्स अगर हो गए तो उनकी यहाँ पे बात की जा रही है कि इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए कि कैसे इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। ठीक है, नाउ जो ये फ्रेमवर्क है इसको साइन किया है ओवर 60 कंट्रीज ने। ठीक है, शोइंग स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कमिटमेंट, एंड जो ये फ्रेमवर्क है इट इज अडॉप्टेड बाय UNGC, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अडॉप्ट किया था 24 दिसंबर 2024 को। ठीक है, establishing the first universal legal framework for investigating and prosecuting online offenses। जैसे अभी हमने डिस्कस किया रैंसमवेयर, आपका रैंसमवेयर अटैक्स हो गए, फाइनेंशियल फ्रॉड हो गए, नॉन कंसेंशनल
शेयरिंग ऑफ इंटीमेटेड इमेजेस एक्सेट्रा, ये सारे हो गए जो, ठीक है। ये आपका इफेक्ट में कब आएगा? 90 डेज आफ्टर द 40th रेटिफिकेशन, ठीक है। की प्रोविजंस इसमें है क्रिमिनलाइजेशन कि यहाँ पे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आपके सेट किए जाए टू क्रिमिनलाइज साइबर डिपेंडेंट एंड साइबर इनेबल्ड ऑफेंसेस, ठीक है। दूसरा है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे फैसिलिटीज आपकी हो क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन के लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एंड 24/7 कॉर्पोरेशन नेटवर्क के लिए, ठीक है। यहाँ पे इंश्योर किया जाए प्राइवेसी, डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स फॉर रिस्पेक्टेड व्हाइल एनफोर्सिंग द लॉ, ठीक है। देन ग्लोबल रिविलेंस, it address a $10.5 trillion global cybercrime threat and strengthen capability in developing nation। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी इसके अंदर, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। Which country hosted the UN Convention Against Cybercrime and which UN office collaborated? तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था? वियतनाम ने होस्ट किया था एंड इन कोलैबोरेशन विद UNODC, ओके। सो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम दैट इज UNODC जो है, इसके करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गादा फतेह वली एंड इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। स्टैब्लिश किया गया था 1997 में। नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है, IUCN ने अडॉप्ट किया है फर्स्ट एवर ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ फ्रेमवर्क को, ठीक है। रिसेंटली IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है आपका मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करता है सॉइल सिक्योरिटी एज अ सेंट्रल टू ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। अब यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है इसे ड्यूरिंग द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो आपका आबू धाबी में हुआ था, आबू धाबी UAE में, ठीक है। को स्पॉन्सर इस आपके मोशन 007 ऑन सिक्योरिटी लॉ के कौन कौन से हैं? एक तो है सेफ सॉइल, ईशा आउटरीच, ठीक है, ईशा फाउंडेशन वाला, ठीक है। ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज, एलिजाबेथ वाब स्कूल ऑफ लॉ, पीस और पेस यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये सारे इसके को स्पॉन्सर रहे हैं आपके। देन इट रिसीव्ड इनपुट्स फ्रॉम औरोरा जो ऑस्ट्रेलिया की सॉइल सिक्योरिटी थिंक टैंक है। तो यहाँ पे इनपुट्स रिसीव किए गए थे इस थिंक टैंक से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 5 डायमेंशंस मेंशन किए गए हैं गाइड करने के लिए सॉइल प्रोटेक्शन पॉलिसीज को, जिसमें कैपेसिटी, कंडीशन, कैपिटल, कनेक्टिविटी एंड कोडिफिकेशन को रखा गया है इन 5 डायमेंशंस में, ठीक है, मोशन 007 में। अब ये गाइड करेंगे मेंबर कंट्रीज को टू इनकॉर्पोरेट सॉइल प्रोटेक्शन इनटू एग्रीकल्चरल पॉलिसी, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम्स एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में। क्लियर है? इसके अलावा की रीजन कि इसे अडॉप्ट क्यों किया गया है, एक तो सॉइल जो है वो 8 एग्जिस्टेंशियल इशू है, ठीक है। ग्लोबली सॉइल जो है इसको रिकॉग्नाइज किया गया है 8 एग्जिस्टेंशियल इशू। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, फूड स्कैर्सिटी, वाटर स्कैर्सिटी, ये सारे आपके फर्दर एक्सटेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है। इसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन की यहाँ पे बात की गई है कि इसकी वजह से ये अडॉप्ट किया गया है। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन जो है, इन्होंने बताया है अगर कंट्रीज जो है कोई एक्शन नहीं लेती हैं, एक्ट नहीं करती हैं, देन बाय 2050 16 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगा अगर हम कोई एक्शन अभी नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका आपका एनुअल ग्लोबल लॉस कितना होगा? 878 बिलियन US डॉलर का, ठीक है। नाउ हेल्दी सॉइल इज एसेंशियल फॉर एटलीस्ट 12 आउट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो आप सभी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमने बनाए हैं ताकि हम और अच्छा जो है चीजें कर पाए, ठीक है। और इसमें से सॉइल जो है, सॉइल को अगर हमने नहीं बचाया, ठीक है, तो हमारे 17 में से 12 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो हमारे जो है एक तरह से उनमें कोई आपका इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा हमें अगर हमने सॉइल पे क्योंकि वो सॉइल पे डिपेंडेंट है, तो अगर हम सॉइल को ही नहीं बचाएंगे तो बाकी सारों पे आपका नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ेगा, ठीक है। जैसे SDG 2 जीरो हंगर हो गया, SDG 13 क्लाइमेट एक्शन हो गया, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशंस को स्पॉन्सर्ड मोशन 007 जीरो सिक्योरिटी लॉ। तो अभी हमने पढ़ा इसे सॉइल सेफ सॉइल एंड ग्लोबल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लीगल स्टडीज पीस यूनिवर्सिटी जो है ये इसके को स्पॉन्सर थे, ठीक है। नाउ
IUCN की बात करते हैं, इसके करंट डीजी हैं डॉक्टर ग्रेथल एग्युलर। हेडक्वार्टर इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 19th मिड टर्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन द नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो आपका कंपाला युगांडा में हुआ था। तो आंसर इस 19th एडिशन का जो थीम था, इट वाज योर डीपनिंग कॉर्पोरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंसेस। ठीक है, एफ्लुएंस। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृति वर्धन सिंह ने, एंड इनकी मीटिंग भी इन्होंने मीटिंग भी की थी प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा के साथ, युवेरी कागुता के साथ, और इन्होंने डिस्कस किया था ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ केयर एंड कॉर्पोरेशन जैसी चीजों में इन एजुकेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने अप्रूव किया है प्लान 15,095.83 करोड़ का प्लान इन्होंने अप्रूव किया है। किसके लिए? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स फ्रॉम फार्मर्स इन तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश फॉर द खारिफ 2025-2026 सीजन के लिए। ठीक है, अब जो प्लान है इसमें इन प्लान्स को अप्रूव किया गया है अंडर दी PM आशा स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संस्कार संरक्षण अभियान के तहत, एंड आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है इसकी अदर स्कीम्स के साथ। ठीक है, इनको अप्रूव किया गया है। ठीक है, एम क्या है? एंश्योर करना बेटर रिटर्न्स फॉर फार्मर्स, प्रोटेक्ट करना फार्मर्स की इनकम फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, एंड सपोर्ट करना आत्मनिर्भर भारत को, भारत विजन को। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा आपका? ठीक है, एक तो नफेद, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे क्या बोला है? दे विल प्रोक्योर 100% ऑफ तूर, उड़द एंड मसूर दाल प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स। ठीक है, स्टेट वाइज की बात करें, स्टेट वाइज प्रोक्योरमेंट अप्रूवल की, तो पहला आता है आपका तेलंगाना, जिसमें मूंग दाल का प्रोक्योरमेंट आपका रहेगा 25% ऑफ अ टोटल प्रोडक्शन विच इज 4,430 मेट्रिक टन्स। ठीक है, अंडर दी प्राइस सपोर्ट स्कीम, एंड इसका अमाउंट रहेगा आपका ₹38.44 करोड़ का। ठीक है, उड़द दाल का 100% प्रोक्योरमेंट बताया गया है, एंड सोयाबीन का 25%। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे अरहर दाल का प्रोक्योरमेंट रहेगा 100% ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र में मूंग दाल, उड़द दाल और सोयाबीन का बताया गया है, और मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन का, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं PM आशा स्कीम की, तो इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम था इंश्योर करना रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स के लिए, एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंपोनेंट इसके हैं, प्राइस सपोर्ट स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय नफेद एंड FCI, और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी पल्सेस, ऑयलसीड, कोपरा को डायरेक्टली एट दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, देन प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यहाँ पे है इसकी कंपोनेंट, तो इसमें फार्मर्स जो है ओपन मार्केट में अपना सामान जो है वो सेल कर सकते हैं। इफ मार्केट प्राइसेस लेस देन MSP, जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली पे किया जाएगा फार्मर्स को। ठीक है, ऐसे ही पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम जो है ये भी आपकी इसमें आती है, विच enables प्राइवेट प्लेयर्स they can participate into the procurement at the minimum support price at the selected district of crops. ठीक है, now इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। So how much amount was approved by Ministry of Agriculture and Farmers Welfare for procuring pulses and oilseed for the Kharif 2025-2026 season? So it is your 15,095.83 करोड़। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is option number C. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ LIMBS विद PFMBS, Public Financial Management System, to create end-to-end e-bill system for advocate fee dispersal. What does LIMBS stands for? So LIMBS का फुल फॉर्म है लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ब्यूरो सिस्टम। ठीक है, अब ये आपका इसको इंटीग्रेट करने की बात की गई है विद दी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, ताकि जो एडवोकेट की फी डिस्पर्सल है आपका वो डिजिटली हो। ठीक है, पहले उसमें कुछ मैनुअल जो है या पेपर वर्क जो है वो ना होगे, अब ये चीज डिजिटली हो। ठीक है, इसका एम है रिप्लेस करना मैनुअल पेपर बेस्ड एडवोकेट फी सिस्टम with a fully digital workflow ensuring transparency, uniformity and
टाइमली डिस्बर्समेंट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिसेंटली एमओयू साइन किए हैं 17 इंस्टीट्यूशंस के साथ फॉर एक्सपैंडिंग वर्क अंडर द ज्ञान भारतम मिशन। अब ज्ञान भारतम मिशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको हम डिजिटली कर दें, मतलब जो पेपर वर्क था उसको अब डिजिटली कर दिया जाए। ठीक है, ये इसका मेन एम है। अब यहाँ पे 17 इंस्टीट्यूशंस के साथ एमओयू साइन हुआ है। 17 इंस्टीट्यूशंस को बांटा गया है 2 कैटेगरीज में। एक क्लस्टर कैटेगरी है जिसमें 12 इंस्टीट्यूशंस हैं एंड आपके 5 इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट कैटेगरी, इंडिपेंडेंट सेंटर कैटेगरी में आपके ग्रुप किए गए हैं। ठीक है, अब क्लस्टर कैटेगरी की बात करें, इसमें एग्जाम्पल आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड एशियाटिक सोसाइटी फ्रॉम कैलकाटा वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है इसमें नगारी प्रचारणी सभा जो वाराणसी से बिलोंग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मिशन की, ज्ञान भारतम मिशन की। लॉन्च किया गया था सितंबर 2025 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटाइज करना, कंजर्व करना and to make accessible India's manuscripts heritage through a national digital repository available for both nationally and globally। तो यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो डिजिटली आपकी स्टोर की जाएंगी नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी में, ताकि इसे हमारे मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको जो है यूज किया जा सके। ठीक है, इसके लिए टोटल आउटले दिया गया था 482.85 करोड़ का 2024 से 2031 तक की ये आपकी मिशन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अभी तक 44.07 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उनको ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन उनका हो चुका है अंडर दी कृति संपदा डिजिटल रिपोजिटरी। एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 जो एलोकेशन है आपका फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट्स इनिशिएटिव्स, इसको बढ़ा दिया गया है 3.5 करोड़ से इसको बढ़ा के 60 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, किसके लिए? फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, अब 3 फेज में इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। पहला फेज है सेटअप करना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। दूसरा मतलब पहला फेज है, इसमें 3 चीजें हैं। सेटअप करना पहले इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को, लॉन्च करना पायलट डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट्स को, तीसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना। ठीक है, फिर आता है सेकेंड फेज जिसमें ऑपरेशनलाइज किया जाता है नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी को। ठीक है, फॉर एक्सपैंडिंग डिजिटल एक्सेस यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। थर्ड फेज आता है प्रमोट करना आउटरीच थ्रू एग्जीबिशंस, कल्चरल इवेंट्स, इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल आर्काइव्स। ओके, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। अंडर द ज्ञान भारतम फ्रेमवर्क हाउ वर द 17 इंस्टीट्यूशंस ग्रुप्ड? तो हमने बात की 17 इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ग्रुप किए गए थे 2 कैटेगरी में, क्लस्टर्स में और इंडिपेंडेंट सेंटर्स में। तो 12 आपके क्लस्टर्स में थे और 5 आपके इंडिपेंडेंट सेंटर्स में थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फर्स्ट ट्रेंचे ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹5,532 करोड़ अंडर विच स्कीम? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसके तहत 7 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं। फर्स्ट ट्रेंचे ऑफ 7 प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें प्रोजेक्ट्स की, तो 3 स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट्स आपके अप्रूव किए गए हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। पहले आता है तमिलनाडु, इसमें 7 में से 5 प्रोजेक्ट्स आपके तमिलनाडु के हैं, अकाउंटिंग फॉर 77% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड। ठीक है, इसमें आपकी कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगी? काइनीज सर्किट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके 4 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट आपका रहेगा एसएन सर्किट्स प्राइवेट लिमिटेड का। अब केन्स ग्रुप जो है, ठीक है, ये स्टैब्लिश करेंगे 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तमिलनाडु में, जिसमें से 2 चेन्नई में रहेंगी और एक आपकी रहेगी टूटिकोरिन में। ठीक है, और इसकी इन्वेस्टमेंट, कंबाइंड इन्वेस्टमेंट आपकी रहेगी 3,280 करोड़ की। वहीं पे आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सायरमा स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये सेटअप करेगी मल्टी लेयर पीसीबी यूनिट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 991 करोड़। वहीं पे बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पे एसआरएफ लिमिटेड जो है ये स्टैब्लिश करेगी प्रोपिलीन फिल्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 496 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। एक तो है हाई डेंसिटी इंटरकनेक्ट पीसीबीज, मल्टी लेयर पीसीबीज, कैमरा मॉड्यूल्स, कॉपर क्लैड लैमिनेट्स एंड प्रोपाइलीन फिल्म्स। ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अब इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स वर अप्रूव्ड इन द फर्स्ट ट्रेंचे अंडर द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम
एंड व्हाट इज देयर टोटल इन्वेस्टमेंट। तो कितने प्रोजेक्ट्स आपके अप्रूव किए गए हैं फर्स्ट वेंचर में, तो 7 प्रोजेक्ट हैं और इसकी कॉस्ट आपकी है 5532 करोड़ की। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।